नमस्कार साथियों, मैं शशिकांत आप सभी को स्टडी आरजीएस में स्वागत करता हूं। आज का विषय है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में जो आज हमारा टॉपिक है, जिसको हम लोग पाठ पढ़ते हैं, भारतीय संविधान के भाग। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में 22 पार्ट्स हैं, तो ये वन बाई वन 22 पार्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। 22 पार्ट्स। देखो कि ओरिजिनली हमारे संविधान में 18 पार्ट्स थे, लेकिन वर्तमान समय में 22 हैं। तो 22 को वन बाई वन डिस्कस एंड डिबेट करने का प्रयास करेंगे और जहां तक पॉसिबल है उस पर डिटेल करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 आने की पार्ट 1 हमारे संविधान के पार्ट 1 में जो हमें है यूनियन एंड इट्स एरिया के बारे में, यानी संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन मिलता है। और ये हमारा पार्ट नंबर 1 से लेकर करके 4 तक मेंशन है, यानी कि पार्ट 1 जो हमारा है अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक उपलब्ध है। देखो कि जो पार्ट 1 है उसमें हमें टेरिटरी के बारे में, भूभाग के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में, स्टेट के नाम के बारे में, केंद्र शासित प्रदेश के नाम के बारे में, एरिया के बारे में, वाटर टेरिटरी के बारे में, एयर स्पेस के बारे में, ये सभी भारत का जो भी लैंड से लेकर करके, स्काई से लेकर करके, एयर से लेकर करके, यानी वाटर स्पेस जो इंडिया वाटर टेरिटरी जो है वो सभी पार्ट 1 में सम्मिलित है। स्पेशली हम बात करेंगे अनुच्छेद 1 की बात करेंगे। अनुच्छेद 1 यानी आर्टिकल्स नंबर 1, अनुच्छेद नंबर 1 क्या कहता है उसकी चर्चा करेंगे। अनुच्छेद नंबर 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि इंडिया दैट इज भारत दैट इज इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। जो भारत है वही इंडिया है, जो इंडिया है वही भारत है, और वो क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है। देखो कि ये दोनों नाम अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही नाम है। दूसरा प्रश्न इससे उठाई जा सकती है कि यूनियन का अर्थ क्या होता है? तो हमारे जो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के अकॉर्डिंग यूनियन का 2 अर्थ होता है कि यूनियन इज नॉट पार्ट ऑफ पैक्ट्स, ट्रीटी एंड एग्रीमेंट। और जब कोई पैक्ट्स नहीं है, कोई ट्रीटी नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो इंक्लूडिंग द स्टेट नेवर बी एक्सीडेड फ्रॉम द यूनियन। इसमें जो शामिल राज्य है किसी भी दशा में, किसी भी कंडीशन में इससे बाहर नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे संविधान में फेडरेशन नहीं लिख कर करके, संघवाद नहीं लिख कर करके क्या लिखा गया है? यूनियन टर्म का इस्तेमाल किया गया है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। पार्ट नंबर 2 नागरिकता की बात करेंगे। पार्ट नंबर 2 सिटीजनशिप, यानी कि सिटीजनशिप नागरिकता, ये कहां पर है? पार्ट नंबर 2 में मेंशन है। कहां से है? आर्टिकल्स नंबर 5 से लेकर के 11 में उपलब्ध है। हम सभी जानते हैं कि कौन सभी भारत का नागरिक होगा, कौन भारत के नागरिक किसको दिया जाएगा, कौन भारत के नागरिक माने जाएंगे, इसका प्रोविजन 5 to लेकर के 11 में उपलब्ध है। इसके अलावा पार्लियामेंट को इस पे कानून बनाने का अधिकार है। समय समय पर संसद इसमें कानून बनाते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, और इसके तहत एक काफी इंपॉर्टेंट है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। इसके अलावा समय समय पे इस पे और भी अमेंडमेंट आया, कानून बनाए गए। वर्तमान समय में भी देखोगे तो सिटीजनशिप को लेकर के काफी कंट्रोवर्सी न्यूज में रहा, वो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीए, और दूसरा सीएबी, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर करके। इसकी चर्चा हम लोग डिटेल में करेंगे, अलग अलग करेंगे कि सिटीजनशिप क्या प्रोविजन है। चैप्टर में हम लोग अलग से चैप्टर स्टडी करेंगे। अगला नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 हम लोग देखेंगे
फंडामेंटल राइट के बारे में। पार्ट नंबर 3 में हमें फंडामेंटल राइट है और ये प्रोविजन 12 टू लेकर करके 35 में उपलब्ध है। अनुच्छेद 12 से लेकर करके 35 में हमें फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया गया है। हम सभी को वर्तमान समय में 6 प्रकार के मूल अधिकार उपलब्ध है और ये क्या है, एक कंपलसरी अधिकार है। जितने भी सिविलाइज स्टेट होते हैं वो अपने नागरिकों को कंपलसरी कुछ अधिकार प्रोवाइड करता है और वो अधिकार क्या कहलाता है, मूल अधिकार कहलाता है या मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ यहां तक? नेक्स्ट लिखेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे पार्ट 4 डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। राज्य का नीति निर्देशक तत्व के तहत क्या इंश्योरिटी दिया गया है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का। भारत एक वेलफेयर स्टेट है, भारत एक डेमोक्रेसी सोशलिस्ट स्टेट है और इसका प्रोविजन डीपीएसपी में इसकी कैरेक्टरिस्टिक को दिखाया गया है। डीपीएसपी गवर्नमेंट जो भी एक्टिविटी करता है, जो भी कानून बनाते हैं, कानून का इंप्लीमेंटेशन करता है, पॉलिसी लेकर के आता है, वेलफेयर करने के लिए बात करता है ना। 15 लाख आपके अकाउंट में दे दूंगा, है ना, आपकी बिजली माफ कर दूंगा, ये सारी बातें कहां लिखा गया है, डीपीएसपी में लिखा गया है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आएंगे वो नागरिकों के लिए काम करेंगे, एक्टिविटी दिखाएंगे और ये एक्टिविटी कहां लिखा गया है, डीपीएसपी में लिखा हुआ है। यानी कि डीपीएसपी हमें क्या इंश्योरिटी देता है, तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इंश्योरिटी देता है, यानी आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की बात करता है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है अपने जो मैनिफेस्टो बनाते हैं, घोषणा पत्र जो जारी करता है, ये डीपीएसपी ही उनको एक तरह से प्रेशराइज करता है कि आपको सत्ता चाहिए तो लोगों की भलाई के लिए भी काम करने पड़ेंगे। यानी कि पावर आपको इसलिए नहीं दिया गया है कि एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए, पावर लोगों के वेलफेयर करने के लिए दिया गया है और ये डीपीएसपी में ये बात किया गया है। तो डीपीएसपी के तहत क्या आएगा, छुट्टी का अधिकार, काम का अधिकार, समान वेतन पाने के लिए समान अधिकार की बात, ग्राम स्वराज की बातें, है ना, उसके बाद मातृत्व लाभ, ये सारी बातें, वन का अधिकार यानी पर्यावरण का अधिकार, वन सुरक्षा, ये सभी कहां पर दिया गया है, डीपीएसपी में इंश्योरिटी दिया गया है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट लिखेंगे पार्ट 4A। पार्ट 4A, सॉरी इसमें अनुच्छेद भी लिख लेंगे 36 से लेकर के 51। कहां? पार्ट 4 में, ये पार्ट 4 का ही पार्ट है। नेक्स्ट लिखेंगे पार्ट 4A। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटी। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। मूल कर्तव्य और मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान के ओरिजिनल संविधान में नहीं सम्मिलित था, तो इसको कब जोड़ा गया, इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद लिखेंगे आर्टिकल्स 51A में हम सभी को वर्तमान समय में कितनी ड्यूटी है, 11th ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज उपलब्ध है, कर्तव्य उपलब्ध है। नेक्स्ट लिखेंगे पार्ट 5। पार्ट 5 में लिखेंगे यूनियन फंक्शन, मतलब यूनियन गवर्नमेंट की जो भी फंक्शन है वो सभी कहां लिखा हुआ, पार्ट 5 में लिखा हुआ है। पार्ट 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक उपलब्ध है। यानी 52 से लेकर के 151 तक यूनियन गवर्नमेंट के फंक्शन के बारे में, यूनियन गवर्नमेंट का पूरा डिटेल में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट लिखेंगे पार्ट 6। पार्ट 6 में लिखेंगे स्टेट, यानी स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। आर्टिकल्स 152 से लेकर के 237 तक उपलब्ध है। पार्ट 6 स्टेट गवर्नमेंट का पूरा डिटेल फंक्शन है।
नेक्स्ट लिखेंगे पार्ट 7, पार्ट 7 आर्टिकल्स 238 कैंसिल इट। मेन जो फंक्शन है इसका वो कैंसिल कर दिया गया है। अब प्रश्न उठता है इसमें था क्या, तो स्टेट से रिलेटेड था कि नए राज्य का निर्माण कैसे करना है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट और एडमिशन ऑफ स्टेट, राज्यों का नामांकन। अब दो अलग अलग टर्म है। फॉर्मेशन का मतलब होता है अपने ही टेरिटरी को एडमिनिस्ट्रेटिव या ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से डिवाइड कर देना और उसको नए नाम के रूप में दर्ज करना, वो फॉर्मेशन कहलाता है। एडमिशन का मतलब होता है नए टेरिटरी, नए स्टेट को, यानी जो इंडिया से बाहर है उसको इंडिया में शामिल करना, क्या कहलाता है, एडमिशन कहलाता है। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये क्या है, मेन स्ट्रीम जो है इसका कैंसिल है। और नेक्स्ट लिखेंगे पार्ट नंबर 8, पार्ट 8, पार्ट 8 हमारा यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेशों का फंक्शन के बारे में, उसका डिटेल वर्णन, उसके फंक्शन कामकाज के बारे में मिलता है। और इसके लिखेंगे आर्टिकल्स, अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 क्या मिलता है, यूनियन टेरिटरी के बारे में। केंद्र शासित प्रदेश, वर्तमान समय में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य भारत में है। तो ये 8 जो हमारा केंद्र शासित है उसका वर्णन कहां मिलता है, 23 से लेकर के 24 में उपलब्ध है। पार्ट नंबर 9, अब पार्ट नंबर 9, दूसरा पार्ट नंबर 9A और पार्ट नंबर 9B, इसमें हम 3 के बारे में वर्णन देखेंगे। पहला पार्ट नंबर 9 लोकल गवर्नमेंट की बात करता है। लोकल गवर्नमेंट का मतलब पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं, PRS, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था अब एक संवैधानिक निकाय है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं और इसका प्रोविजन संविधान में 243 से लेकर के 243 तक उपलब्ध है। यानी कि अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 तक उपलब्ध है। इसमें 29 सब्जेक्ट है जिसमें पंचायतों को कामकाज करने का अधिकार दिया गया है। इसे संविधान में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया और अब एक संवैधानिक निकाय है। इसकी चर्चा हम लोग अलग से डिटेल में अलग चैप्टर में लोकल गवर्नमेंट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसका जो पार्ट था हमारा, वो नेक्स्ट पार्ट हमारा था पार्ट 9A। देखो कि ये अर्बन एंड गवर्नमेंट की बात करता है। जैसे कि जानते हैं कि अर्बन एरिया में म्युनिसिपल गवर्नमेंट काम करती है, यानी कि नगरपालिकाएं की सरकारें काम करती है। उस नगरपालिका की सरकारें ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन कई सारे नामों से जाना जाता है, कई सारे डिफरेंट फंक्शन के नाम से, डिफरेंट नेम के नाम से जाना जाता है। अब इसका भी संविधान में 74th 1992 से लेकर के 1993 यानी 74th संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 से लेकर के 1993 तक के तहत इसे एक संवैधानिक दर्जा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के तहत, अब तो एक्ट भी बन चुका है, इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। नगरपालिका को, म्युनिसिपल गवर्नमेंट को 18 सब्जेक्ट पे अर्बन एरिया में काम करने का राइट दिया गया है, अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट 9B
पार्ट 9B। 9B में हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में स्टडी करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहयोगी समाज के बारे में डिस्कशन किया गया है और प्रोविजन किया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर एग्जांपल्स के लिए अमूल का नाम सुने होंगे, मदर डेयरी का नाम सुने होंगे, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का उदाहरण है। और इसके लिए प्रोविजन आर्टिकल्स 243 ZH से लेकर के 243 ZT तक उपलब्ध है। क्लियर हुआ? अच्छा, यहां पर एक पॉइंट और नोट कर लेंगे, जो हमारा पार्ट 9A था उसके लिए अनुच्छेद आर्टिकल्स 243P से लेकर के 243G तक उपलब्ध था, ZG तक उपलब्ध था। लेकिन पार्ट 9B जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये 243 ZH से लेकर के 243 ZT तक उपलब्ध है। पार्ट नंबर 10 हम लोग शेड्यूल ट्राइबल एरिया, पार्ट नंबर 10 शेड्यूल ट्राइबल एरिया आर्टिकल्स 244A में उपलब्ध है। शेड्यूल ट्राइबल एरिया के बारे में, उसके नियंत्रण के बारे में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उसके कंट्रोल के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे पार्ट 11 सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध में, सेंटर स्टेट रिलेशन में हम लोग जो पढ़ते हैं कि भारत एक फेडरल कंट्री है, वो किसके तहत, पार्ट 11 के तहत ही समझने का प्रयास करते हैं कैरेक्टर को कि भारत एक फेडरल कंट्री है। सेंट्रल स्टेट के बीच में कैसा रिलेशन होगा, कौन कौन से रिलेशन होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कैसा होगा, लेजिस्लेटिव कैसा होगा, एग्जीक्यूटिव कैसा होगा, ये सारा प्रोविजन किसमें किया गया है, पार्ट 9 में, सॉरी पार्ट 11 में मेंशन है। आर्टिकल्स अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 में उपलब्ध है। 245 से लेकर के 263 में उपलब्ध है। नेक्स्ट लिखेंगे पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 12 अनुच्छेद 264 से लेकर के 300A नोट करेंगे। इसमें लिखेंगे फाइनेंस, प्रॉपर्टी, वित्त, संपत्ति, कॉन्ट्रैक्ट्स, सूट्स। हिंदी में लिखेंगे वित्त, संपत्ति, संविदा एवं वाद विवाद से संबंधित है। और इसमें अनुच्छेद 264 से लेकर के 300A में उपलब्ध है। देखो कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संपत्ति का अधिकार इसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो 300A में उपलब्ध है, राइट टू प्रॉपर्टी। संपत्ति का अधिकार जो ओरिजिनली एक मूल अधिकार था, फंडामेंटल राइट था, परंतु 44वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत इसे क्या कर दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया, नैसर्गिक अधिकार बना दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, बल्कि कहां पर है, 300A में है, ओनली फॉर लीगल राइट, सिर्फ कानूनी अधिकार है। क्लियर हुआ यहां तक? नेक्स्ट लिखेंगे पार्ट 13। पार्ट 13 में लिखेंगे, पार्ट 13 में लिखेंगे ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन इंडिया। भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य
एवं समागम से संबंधित है और इसके लिए अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 में ये बातें उपलब्ध है। भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य उसके लेकर के गवर्नेंस के बारे में, उससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, उससे रिलेटेड प्रोविजन के बारे में, लीगल कानून के बारे में, वो सारी बातें कहाँ की गई है? पार्ट 13 में किया गया है। नेक्स्ट पार्ट 14 काफी महत्वपूर्ण। पार्ट 14 में हम लोग देखेंगे सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट, संघ एवं राज्य क्षेत्र के भीतर सेवाएं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सेवाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला जो सब सेवाएं होती है जिसको ऑल इंडिया सर्विस कहते हैं, और दूसरी प्रकार की जो सर्विस होते हैं उसको हम सेंट्रल सर्विस कहते हैं, और थर्ड जो प्रकार होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेट सर्विस कहते हैं। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, तो आप सेंट्रल सर्विसेज कहलाते हैं, कंसिडर की जाते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाता है। जो स्टेट लिस्ट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो सेंट्रल स्टेट सर्विसेज कहलाते हैं। लेकिन भारत में ऑल इंडिया सर्विस है जो अखिल भारतीय सेवा कहलाते हैं, और इनमें 3 पोस्ट क्रिएट किया गया है। IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, दूसरा IPS इंडियन पुलिस सर्विस, और थर्ड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। ये ऑल इंडिया सर्विस कहलाते हैं। ओनली फॉर 3 को ही ऑल इंडिया सर्विस कहते हैं। इसके अलावा या तो स्टेट यूनियन लिस्ट में होगा, यूनियन का मतलब सेंट्रल सर्विस कहलाएंगे, या अगर वहां पर नहीं है तो स्टेट सर्विसेज के अंतर्गत आएंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट लिखेंगे पार्ट 14A। अच्छा, इसमें आर्टिकल्स भी मेंशन कर लेंगे। आर्टिकल्स लिखेंगे 308 से लेकर के 323, किसमें? पार्ट 14 में लिखेंगे। अनुच्छेद 308 से लेकर के 323। अब लिखेंगे पार्ट 14A। पार्ट 14A में लिखेंगे ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का मतलब न्यायाधिकरण, ऐसी संस्था, ऐसी पोस्ट जो कोर्ट नहीं हो, न्यायालय नहीं है, लेकिन न्यायालय की तरह काम करने वाले, कामकाज करने वाले, एक्टिविटी करने वाले सभी क्या कहलाते हैं? ट्रिब्यूनल के अंतर्गत आते हैं। ट्रिब्यूनल का प्रोविजन अनुच्छेद 323A से लेकर करके B में उपलब्ध है। कई बार पेपर में ये भी पूछ देते हैं किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसे लाया गया, तो लिखेंगे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इसे शामिल किया गया। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इस प्रोविजन को इसमें इंटर किया गया, इंसर्ट किया गया। नेक्स्ट लिखेंगे पार्ट 15, काफी महत्वपूर्ण, इलेक्शन। पार्ट 15 में क्या है? इलेक्शन, चुनाव। और चुनाव में हम जानते हैं कि अनुच्छेद कहां से कहां तक उपलब्ध है? 324 से लेकर के 329 में उपलब्ध है। 324 से लेकर के 329 तक उपलब्ध है। और इसी में बात किया गया है अनुच्छेद आर्टिकल्स 324, 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हम सभी को अडल्ट फ्रेंचाइज बेस्ट मताधिकार अधिकार उपलब्ध करवाता है, और जिसके तहत 1 व्यक्ति 1 पर्सन 1 वोट का अधिकार मिलता है। और वो सभी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक हैं, जिनकी एज 18 या उससे ऊपर के हैं, वो सभी के पास वोट डालने का अधिकार को ही हम लोग क्या कहते हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट 16। पार्ट 16 काफी महत्वपूर्ण। पार्ट 16
स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लास, कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध। एक विशेष वर्ग बेसिकली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन से रिलेटेड है, उनको विशेष ट्रीटमेंट से रिलेटेड उपलब्ध है और इसे संबंधित प्रोविजन पार्ट 16 में उपलब्ध है। और इसमें अनुच्छेद नोट कर लेंगे, अनुच्छेद 330 से लेकर के 342, 330 से लेकर के 342 में उपलब्ध है। नेक्स्ट पार्ट 17, पार्ट 17 में लिखेंगे पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, कामकाजी भाषाएं, कार्यालय की भाषाएं, और इसके लिए अनुच्छेद आर्टिकल्स 343 से लेकर के 351 में उपलब्ध है। देखो कि कामकाजी भाषाएं, हिंदी को फर्स्ट भाषा के रूप में प्रमोट किया गया है और सेकंड भाषा के रूप में इंग्लिश है। लेकिन आप जानते हैं कि भारत डाइवर्सिटी, भाषा के आधार पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है और विश्व के बहुत सारे भाषाएं इंडिया में बोली जाते हैं। ऐसे कंडीशन में किसी एक भाषा को मदर टंग मान लेना, मातृभाषा मान लेना जायज। साथियों, अब हम लोग पार्ट 18 के बारे में देखेंगे। पार्ट 18 में लिखेंगे इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन उपबंध। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पार्ट 18 में 3 प्रकार के उपबंध किए गए हैं। पहला जो किया गया है वो नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, और राष्ट्रीय आपातकाल की वर्णन 352 में मेंशन है। सेकेंड जो है हमारा प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, जिसे गवर्नर रूल भी कहते हैं, और ये हमारा है अनुच्छेद 356 में। और थर्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो 360 में उपलब्ध है। देखो कि पार्ट 18 अनुच्छेद आर्टिकल्स 352 से लेकर के 360 में उपलब्ध है और इसमें इमरजेंसी प्रोविजन की बात की गई है। इमरजेंसी प्रोविजन 3 प्रकार के होते हैं। नेशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 में मेंशन है, और दूसरा प्रेसिडेंट रूल, या जिसे गवर्नर रूल भी कहीं कहीं कहते हैं, वो 356 में उपलब्ध है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में उपलब्ध है। देखो, नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में राष्ट्रपति का पावर है, राष्ट्रपति के पास ही पावर दिया गया है। तो प्रेसिडेंट रूल कब लगाए जा सकते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी कब इंपोज किए जा सकते हैं, और नेशनल इमरजेंसी कब किए जा सकते हैं, किस ग्राउंड पे लगाए जा सकते हैं, और इसे फंडामेंटल राइट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सभी चर्चा हम लोग जब राष्ट्रपति का पावर पढ़ेंगे उस समय हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे पार्ट 90, पार्ट 90 भाग 19। भाग 19 में हम लोग जो पढ़ेंगे, भाग 19 में हमारा जो है मिसलेनियस के बारे में, मिसलेनियस, विविध। देखो कि जिसका प्रोविजन संविधान में कहीं पर भी नहीं हो वो क्या कहलाता है, मिसलेनियस कहलाता है। और इसका प्रोविजन संविधान में 361 से लेकर के 367 तक उपलब्ध है, मिसलेनियस प्रोविजन से रिलेटेड है। नेक्स्ट पार्ट 20, पार्ट 20 में हम लोग देखेंगे पार्ट 20 में हम लोग देखेंगे प्रोविजन
related to constitutional amendment, संवैधानिक संशोधन उपबंध के बारे में बात की गई है। संवैधानिक संशोधन उपलब्ध 368 में है और इसमें संविधान में कैसे संशोधन किए जाते हैं इसका प्रोविजन रिलेटेड है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि संविधान में दो प्रकार के अमेंडमेंट किए जाते हैं, एक सिंपल और दूसरा विशेष प्रकार के स्पेशल प्रोविजन किए जाते हैं। इसकी भी चर्चा हम लोग डिटेल में करेंगे, कितने मेंबर की आवश्यकता होती है, कौन कौन लोग से पार्टिसिपेट करते हैं। आज के लिए इतना ही सिर्फ समझे कि अगर सिंपल होगा तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, कंसर्न होना जरूरी है, कितने मेंबर की आवश्यकता होती है उसकी चर्चा भी करेंगे, है ना। और दूसरा स्पेशल का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति का कंसर्न तो कंपलसरी है ही, साथ में साथ मोर देन 50% स्टेट आल्सो पार्टिसिपेट। स्टेट पार्टिसिपेट का मतलब यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव से कंसर्न होना जरूरी है, पास होना जरूरी है, तो ये विशेष प्रकार के संविधान संशोधन कहलाते हैं। और इसके लिए प्रोविजन कहां से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से इंस्पायर्ड है। साउथ अफ्रीका से ही हमारे संविधान में कैसे अमेंडमेंट होगा उस प्रक्रिया को इंस्पायर किए गए हैं, इंस्पायरेशन है यानी प्रेरित है। नेक्स्ट हमारा है पार्ट 21। पार्ट 21 में देखेंगे काफी महत्वपूर्ण है और चर्चा का विषय भी बने होते हैं कई बार। 21 में देखेंगे टेम्पररी, ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजन, संक्रमणकालीन, अस्थायी और विशेष उपबंध। और इसमें अनुच्छेद आर्टिकल्स 369 से लेकर के 392 में उपलब्ध है। एक एग्जाम्पल से लेकर के समझने का प्रयास करें। JNK, जम्मू एंड कश्मीर, जैसे कि जानते हैं कि पहले कहां पर था? अनुच्छेद 370 में सम्मिलित था। JNK का विशेष प्रकार के संविधान थे और वो कहां थे? आर्टिकल 370 में उपलब्ध थे। परंतु आज की डेट में जम्मू एंड कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू एंड कश्मीर को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। JNK, जम्मू एंड कश्मीर एवं लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। और जब केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा यानी परमानेंट जब इसका पे काम हो जाएगा, स्टेबल काम हो जाएंगे, तो कहां चले जाएंगे? केंद्र शासित प्रदेश के पार्ट जो मैंने पढ़ाया था पार्ट 8 में, उसका इसका प्रोविजन फिर उपलब्ध हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक क्या है? सस्पेंडेड है, फिलहाल तो हटा दिए गए। नेक्स्ट हमारा जो है पार्ट 22। पार्ट 22 लिखेंगे शॉर्ट टाइटल कॉमा कमेंसमेंट, संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ। और इसके लिए प्रोविजन है 393 से लेकर के 395 में उपलब्ध है। शॉर्ट टाइटल का मतलब होता है संक्षिप्त नाम है, शॉर्ट टाइटल है, कमिटमेंट है, इंडेक्स के रूप में जो अगर मान लीजिए कोई टर्म जो है शॉर्टकट में लिख दिए गए हैं, है ना, तो उसका डिटेल में यहाँ बता दिया गया है कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इस पेज पे लिखे हुए चीजें का क्या अर्थ होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। टेक केयर।